जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। तो आपका स्वागत है इंडो डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जिसपे हम हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन आंसर्स राउंड कर रहे हैं। ये कि पूरा क्रैश कोर्स है जिसमें आप सारा रिवीजन हम कोशिश कर रहे हैं इसे फैक्ट टू फैक्ट कर ले। तो चलिए हम आज हमारा लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप मेरा नाम जानते ही होंगे, जो कि मैं पहले फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं। मैं अक्षय मौर्य, जो कि इंदौर डिफेंस एकेडमी में हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों लेता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर राउंड। और हाँ, आपको एक इंपॉर्टेंट बात, बीच क्वेश्चन आंसर राउंड में मैं कोशिश करूंगा, स्टार्टिंग में मैं कोशिश करूंगा कि हम जो चीजें हैं क्वेश्चंस में जो समझने की, उसे हम समझेंगे भी। तो आखिरी तक आज आप जुड़े रहे लेक्चर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पढ़िए, हु फाइनली अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ 5-year प्लान। 5-year प्लान का ड्राफ्ट कौन अप्रूव करता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि अब बंद हो चुका। अब इसकी जगह काम कौन कर रहा है? नीति आयोग भारत में, आपको ये चीज पता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के एक्स ऑफिशियो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, ये दो चीजें इधर से हमने याद कर ली। चलिए अब हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज के सेकंड क्वेश्चन। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्ड क्यू वारंटो। ये आ गया हमारा रिट्स वाला पार्ट। तो रिट्स वाले पार्ट में स्टार्ट करने के पहले एक बार हम क्वेश्चन कर लेते, फिर समझाते। इट इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द legality of claim of a person to a public office. It prevents illegal suppression of a public office by a person. It cannot be issued in a case of ministerial office or private office. तो अब आप बताइए कि तीनों में से कौन करेक्ट है। चलिए, तो पहला करेक्ट है, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड भी करेक्ट है कि हाँ भाई, पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट इनलीगल, मतलब कोई व्यक्ति अगर जाके पब्लिक ऑफिस में बैठ जाता है तो उसके खिलाफ ये हो सकता है। और ये मिनिस्ट्रियल ऑफिस के लिए भी और प्राइवेट ऑफिस के लिए भी है। तो इसमें जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। चलिए हम पहले समझ लेते हैं कि रिट्स जो है वो क्या है। रिट्स हमारे इंडिया में 5 टाइप की होती है। जो रिट्स जारी करने का अधिकार है वो जो सुप्रीम कोर्ट के पास आता है अंडर आर्टिकल 32, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी इसे कहा गया है। किसके द्वारा? ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। और ये रिट्स जो हाई कोर्ट के पास है, ये आती है अंडर आर्टिकल 226 के तहत, सुप्रीम हाई कोर्ट के अंडर में, जिससे हाई कोर्ट भी रिट्स जारी कर सकता है। तो आज क्वेश्चन मैंने छोड़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसने कहा है? आर्टिकल 32 को। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट ऑप्शन 1 द ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, द फॉरेनर्स। मैंडेमस किसके लिए जारी किया जा सकता है? ये हमारी 5 रेट में से दूसरी वाली रेट है, याद रखें। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए क्यों कोई कोड जारी कर सकता है? राइट्स ही नहीं। फॉरेनर्स के लिए भी नहीं। तो सही जारी किसके लिए होगा? मैंडेमस टू द ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ ऑफिशियल्स। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और अगर आपको अब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बताइएगा 5 सेकंड का टाइम चाहिए होगा, तो हम 5 सेकंड का टाइम मैं दूंगा आपको। अब थर्ड क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी। टू अपॉइंटमेंट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एक्सपर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सिर्फ एक्सपेक्ट छोड़ के द प्रेसिडेंट कंसल्ट विथ, किससे कंसल्ट करते हैं? सबसे पहला ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाँ जी करते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, हाँ जी बिल्कुल करते हैं। गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसल्ट, बिल्कुल करते हैं। और चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कंसल्ट, नहीं, ये नहीं करते। तो 1 and 2, 3 आर करेक्ट इसमें। तो इसमें कहां ऑप्शन है?
बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। अब इसमें ये चीज है ना कि जब हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति की जानी है, जो हिंदी वाले में उनको हिंदी में कुछ जो नियुक्ति की जानी है, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को छोड़ के, देखो यहां ऑप्शन भी आ गया, ये ऑप्शन आ गया ना, और आर करेक्ट पूछा उनने, ये लो सर्कल कर दिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ, हाँ जी रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी रहेंगे, गवर्नर तो कंसर्न करेंगे ना, और इन तीनों के कंसर्न के बाद भारत के राष्ट्रपति जज की नियुक्ति करेंगे। ये चीज तो आपको पता ही है और समझ भी है। अब आइए ऑप्शन 5 पे क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें स्टेटमेंट्स बताने, क्या पूछा गया है, आर करेक्ट। कभी भी एग्जाम के पहले ये चीज, दो चीज देखना कि भाई करेक्ट है कि नॉट करेक्ट है, जिससे आप क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करें। देयर इज अ explicit constitutional provision which allows parliamentary legislation of the implementation of international treaties. ठीक, the word socialist and secular were added by the preamble by the 44th constitutional amendment act 1975। ये क्वेश्चन हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में कवर किया है, तो ये वहां से आपको पता चलेगा। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो इसमें तो ये गलत है। अब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप मेरे कंटिन्यूअस सीरीज से कनेक्ट और कंटिन्यूअस देख रहे हैं तो आपको पता होगा सेकुलर और सोशलिस्ट किस अमेंडमेंट एक्ट से भारत में के संविधान में ऐड किया गया प्रीएम्बल में। ठीक है, तो इसमें ये जो बात कही है इंटरनेशनल ट्रीटीज की कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विच अलाउ पार्लियामेंट, हाँ पार्लियामेंट के ही पास अधिकार है इंटरनेशनल ट्रीटीज का, तो ओनली वन इज करेक्ट आंसर। चलिए 6th की ओर हम बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इसमें क्या पूछना चाह रहा है, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, और क्या पूछ रहा है, करेक्ट वाला। ये चीज आपको याद हो गई। अब हम क्वेश्चन ऑप्शंस भी पढ़ लेते। स्टैम्प ड्यूटीज ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर लेवाइड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। ऐसा कुछ होता है, आप सोच के बता। इनकम टैक्स एंड एक्साइज टैक्स आर टैक्स लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ये दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि भाई स्टैम्प ड्यूटीज और बिल ऑन बिल्स ये तो स्टेट ही कलेक्ट करता है, इधर वन मिसिंग है, ऑप्शन 1। ठीक है, और अब जैसे इनकम टैक्स और एक्साइज टैक्स के लिए तो सेंट्रल डिपार्टमेंट है ना हमारे भारत में, ये तो कॉमन सेंस का आंसर है। ठीक है, बिटवीन, और फिर वो बट्टा है, किस हिसाब से बट्टा है, कौन सा कमीशन उसके लिए बैठता है, कमेंट बॉक्स में बताए। हर चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, कौन सा कमीशन बैठ के इन टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, स्टेट और सेंटर के बीच में। तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट आंसर है। तो इसमें ऑप्शन का है सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। और कौन सा कमीशन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा कमीशन है जो इन टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन करता है सेंटर और स्टेट के बीच में, और उसे कौन सेटअप करता है। अगर आप मेरे कंटिन्यूअस इस सीरीज के साथ जुड़े तो आपको पता रहेगा, और अगर पता नहीं है तो आगे जाने वाले वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। चलिए, जनरली द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ पर्सन एज अ प्राइम मिनिस्टर हु इज द लीडर ऑफ, कहां का लीडर होगा, नॉर्मल सी बात है, हाउस ऑफ द पीपल का, मतलब लोकसभा का, मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा, जिसके पास मेजोरिटी रहेगी लोकसभा में। और याद रखना ये हमारे पीएम, जो कि मैंने आपको बताया था सेकेंड लेक्चर में, पीएम अपॉइंटमेंट में मेंशन नहीं है, वहां से मेंशन है कि देयर विल बी द प्राइम मिनिस्टर हु विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब चलिए 7th हो गया, 8th पे आते हैं। 8th पे देखते थे कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर द। अब बताइए, यहां तो क्वेश्चन टफ हो गया कि भाई इंडियन पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं।
ये तो सभी को पता है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ए प्रेसिडेंट लोकसभा एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तो लोकसभा का ही पार्ट है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। लोकसभा एंड राज्यसभा, नहीं नहीं नहीं। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यार वाइस प्रेसिडेंट तो राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन है, एलिमिनेट, ये नहीं हो सकता। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी नहीं हो सकता। लोकसभा एंड राज्यसभा, नहीं नहीं। अब इसमें बचा क्या? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन तीन को जोड़ के हमारा पार्लियामेंट बनता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ऐसे आप एलिमिनेट करना सीखिए। देखिए वाइस प्रेसिडेंट, टू हाउस कहां से आ गया? एक्सट्रीम है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक्सट्रीम लोकसभा का ही पार्ट है, कहीं अलग से तो आते नहीं है राज्यसभा का। तो ये चीजें ध्यान रखें आप जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं। चलिए अब इसमें, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट बीइंग अर्लियर द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मतलब हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट बी, मतलब सीएम नहीं थे वो, सीधे प्राइम मिनिस्टर ही बने। तो ऑप्शन में देखते हैं, मोरारजी देसाई, चरण सिंह नहीं, उनकी भी सरकार, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव। हमारे पास 5 ऑप्शन है। मोरारजी देसाई तो सीएम रहे हैं, चरण सिंह जी भी रहे हैं, वीपी सिंह जी भी सीएम रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव भी रहे हैं, पर चंद्रशेखर जी सीएम नहीं रहे। तो राइट ऑप्शन 4, तो यहाँ ऑप्शन डी है ओनली, यहाँ ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है जी। ये सीधे फैक्चुअल है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके लिए आप हमारी सीरीज से जुड़े रहे, आगे जाके हम सारे फैक्ट्स पे भी वीडियोस लाएंगे और सारी चीज़ों पे लाएंगे जो कि आपको हेल्पफुल रहेगी एग्जाम में। बाय हुम, 10th क्वेश्चन, बाय हुम आर द कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंटेड, किसके द्वारा कमिटीज अपॉइंट होती है? ये कल ही हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी में समझा था। तो किसके द्वारा? चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा। प्रेसिडेंट साहब कमेटी नियुक्त नहीं करते, वो तो प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स एंड अदर ऑफिशियल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, चीफ जस्टिस, इन सबको। प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो तो सीएम का नाम देते तब जाके भारत के राष्ट्रपतियों ने नियुक्त करते। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नहीं, मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नहीं, लोकसभा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये 2 लोग ही कोई भी कमेटी को अपॉइंट करते हैं। चलिए, विच ऑफ दिस आर क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट की जज को नियुक्त करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? चलिए चले आगे। ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। मस्ट हैव held judicial office in the territory of India for at least 5 years. Must have been an advocate of High Court or 2 or more such court in a succession for at least 10 years, मतलब 10 साल लगातार वकील रहा हूं। हाँ ये गलत है, तो इसके में आंसर सही होगा 1 and 3, ये 1 and 3। अब चलिए, जब थोड़ा हाई कोर्ट का जिक्र हुआ है, हाई कोर्ट में रिट्स जारी करने की पावर कहाँ आती है? 226 अंडर आर्टिकल से आती है ना। और हाई कोर्ट के पास वाइडर एक्सपेक्ट एरिया है, वाइडर एरिया बोल दे अगर हम सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा, कि वो रिट्स जारी कर सकती है इस मामले में, है ना। ये चीज आप ध्यान रखना। क्वेश्चन 12, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी बाय हिज ओन डिसीजन, बिल्कुल नहीं, कल बताया था। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाँ इसको देखते हैं। द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर कैसे, प्रेसिडेंट कर रहा है तो पीएम की बात है, तो गलत हो गया। नन ऑफ, ये गलत हो गया। बाय हिज ओन डिसीजन, भारत के राष्ट्रपति खुद के डिसीजन से कुछ नहीं कर सकते, कुछ चीजों को छोड़ के, जो कि उनके पास जुडिशियल पावर है, उन चीजों को छोड़ के, किसी की क्षमा दान की प्रक्रिया, किसी की सजा कम करने की प्रक्रिया, इन सब चीजों को। तो इसमें एक ही ऑप्शन बनता है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। तो आप ये चीज ध्यान रखें। व्हाई इज पॉलिटिकल पावर शेयरिंग थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डिजायरेबल इन अ डेमोक्रेसी?
सही बात है। इट्स ऑप्शन वन, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप। सही बात है, मतलब पॉलिटिकल पावर शेयरिंग थ्रू डिफरेंट लेवल इन गवर्नमेंट डिजायरेबल इन डेमोक्रेसी। जैसे हमारे सेंटर में राज्यसभा, लोकसभा, फिर आ जाओ स्टेट्स में तो विधानसभा, विधान परिषद, स्टेट्स के बाद डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाओ तो म्यूनिसिपैलिटीज, है ना, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट से नीचे आ जाओ तहसील या विलेज में तो तहसील, पंचायत, विलेज पंचायत, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये इसकी बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है ये जो प्लान है। तो अब देखते हैं ऑप्शन, इट हेल्प टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप। सही बात है। इट डिक्रीज द पॉसिबिलिटीज ऑफ आर्बिट्रेटरी arbitrary decision making. It promotes the people participation at the different level of government। सही बात है। अब इसमें से देखो, पहली चीज ये हमारे गांधी जी का विजन था कि जो पावर है वो ग्राउंड रूट से हो, ग्राउंड रूट से हो। इसके लिए पंचायती राज हमारे संविधान में ऐड किया गया। किस अमेंडमेंट के थ्रू और कब, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, मतलब विलेज, विलेज के ऊपर तहसील, तहसील के ऊपर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्टेट, स्टेट के ऊपर सेंटर, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। तो सही बात है कि कुछ भी नहीं हो। डिक्रीज ऑफ पॉसिबिलिटी आर्बिट्रेटरी, मतलब आर्बिट्रेटरी का मतलब मैं आपको बताऊं, मतलब तानाशाही ना हो, कि तानाशाही डिसीजन मेकिंग हो रही है। प्रमोट्स पार्टिसिपेशन ऑफ, ये तो हमारे संविधान बनाने वालों का विजन भी रहा, ये भी। तो इसमें ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाइए ऑप्शन 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब करेक्ट पूछा है फंडामेंटल ड्यूटीज। दे आर नॉट एनफोर्सेबल, बिल्कुल का सही बात है। आप उसमें कोर्ट नहीं जा सकते कि आपकी ये ड्यूटीज पूरी नहीं हो रही। अगर सरकार के पास पैसा आएगा तो सरकार ड्यूटीज करेगी वो पूरी, और ड्यूटीज आपकी जो नियम कायदे कानून है उसे आपको पालन करने, मतलब ड्यूटीज में जैसे अब भारतीय संविधान है उसको रिस्पेक्ट देनी है, नेशनल एंथम है उसे रिस्पेक्ट देनी है, और क्या हो सकता है, नेशनल फ्लैग है उसे रिस्पेक्ट देनी है। तो ये सब चीजें ड्यूटीज में मेंशन है। दे आर प्राइमरी मोरल ड्यूटीज, हाँ बिल्कुल सही बात है, मोरल ड्यूटीज है। दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी लीगल राइट्स, बिल्कुल सही बात है। तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से में है। आ जाइए 15th ऑप्शन पे। इसके बाद हम थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन आंसर को रोक के अपन कुछ दूसरी चीज समझेंगे जिसमें आपको वो चीज क्लियर हो जाए। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड अंडर आर्टिकल 356, कल ये बताया था 356 मैंने लेक्चर में, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 2 months के अंदर आपको बता देना पड़ेगा। हाउ मेनी टाइम्स वॉज द फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज्ड, फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में कितने बार इम्पोज हुई है, एक भी बार नहीं, नॉट अ सिंगल टाइम, सॉरी, इज अ करेक्ट वन, डी इज अ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 17, द ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज अ कोर्ट ऑफ इट्स ओन, किसके पास खुद का कोर्ट है, अंडमान एंड निकोबार नहीं, लक्षद्वीप नहीं, दमन एंड द्वीप नहीं, दमन एंड द्वीप का तो मुंबई, अंडमान निकोबार का बंगाल या मद्रास, इसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कल। ठीक है, दिल्ली, इसका आंसर है दिल्ली, करेक्ट आंसर इज दिल्ली। लक्षद्वीप का केरल हाई कोर्ट। ठीक है जी, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम 20th स्टेट ऑफ इंडिया, कौन सा 28वां राज्य भारत का बना? तो आखिरी राज्य जो हमने बनाया था वो झारखंड था। किससे अलग करके बनाया था? बिहार से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग इज इनकरेक्ट? कैग के जो स्टेटमेंट दिए गए हैं कैग के बारे में, उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, हाँ ये सही है, मतलब ये गलत हो गया। ही इज रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, हाँ सही बात है, ये भी गलत हो गया। ही मे होल्ड एन ऑफिस अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट अ पार्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये डाउटफुल है, रुकिए नेक्स्ट ऑप्शन। हिज सैलरी इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, नहीं नहीं गलत है, ये भी गलत है, मतलब सही है पार्लियामेंट के द्वारा उसकी सैलरी होती, पर अभी इनकरेक्ट पूछा इसलिए गलत है। तो ऑप्शन एक ही बचता हमारे पास, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, कि भाई वो होल्ड, ही में होल्ड ऑफिस अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट अपार्ट ऑफ फ्रॉम द ऑफिस ऑफ कैग, कैग के अलावा भी वो किसी और ऑफिस को होल्ड या पोजीशन को होल्ड कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन प्रॉफिटेबल होना चाहिए, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस होल्ड नहीं करा होना चाहिए वो। हु इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये सभी आपको पता है, वाइस प्रेसिडेंट। ये प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में हमने बता ही दिया आपको। आ जाइए, ये ऑप्शन अच्छा है। मैच द फॉलोइंग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डेप्यूटी और सामने डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी, चेयरमैन ऑफ लोकसभा, ये तो बहुत सारा है, आप सभी को पता होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब ए का हो जाएगा 4। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बाय इलेक्टेड बाय बी का हो जाएगा 1 राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, अभी बताया था आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी इसके पहले लेक्चर में, किनके द्वारा? सी का रहेगा 3rd, और अब बचा है डी, चेयरमैन ऑफ लोकसभा इलेक्टेड बाय लोकसभा, मतलब इसमें ऑप्शन क्या बनेगा? 4 1 3 2, कहां किसमें गिवन है? ए में। 4 1 3 2 इज गिवन इन ए, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम 22nd वाले पे चलते हैं। द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्राइम मिनिस्टर को नहीं, चीफ जस्टिस को नहीं, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और अगर ये भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये चीज आप याद रखें। चलिए 23rd, इसके बाद हम थोड़ा रिट्स के बारे में समझेंगे। जो 5 रिट्स है वो कैसे क्या होती है, उसमें थोड़ा आपको 1-2 चीजें बतानी है जो फैक्चुअल है, जिसमें आप एग्जाम में कभी कंफ्यूज ना हो, कई बार वो पूछ ली जाती है, ठीक है। जो हम लास्ट के 2 क्वेश्चन के लिए ब्रेक लेंगे। मैच द फॉलोइंग फिर से आ गया, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अभी हमने झारखंड के बारे में पढ़ा, तो मतलब 28 था, सी का 4। अब सी का 4 कहां कहां गिवन है? सी का 4 यहां गिवन नहीं है, मतलब ये गलत है। सी का 4 यहां गिवन है, इसको अपन डाउट में रखते हैं। सी का 4 यहां गिवन है, मतलब ए तो नहीं है। अब इस एलिमिनेशन मेथड भी सीखे आप, ए भी गया, बी भी गया, ए और बी तो गए, अब बचा सी और डी। अब इसमें से अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा और अपन को एक स्टेट और पता करना है जो कि कॉमन ना हो, जो कि आपको पता हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल ए कब बना था? 27th स्टेट रहा है ए का। अब ये देखो ए में 3rd कहां गिवन है? इधर सी में तो नहीं है, ये तो ये आंसर होगा, मतलब उत्तराखंड 3rd, छत्तीसगढ़ का 2nd है, तो ये 26th स्टेट, और गोवा 25th स्टेट। ये ऐसे कुछ एलिमिनेशन मैटर है, अगर आपको 2 ऑप्शन भी याद है तो आप कर सकते हो उसमें से।
तो ये भी आपको मैंने बता दिया कैसे एलिमिनेट करनी है चीजों को। चलिए पहले अपन हमारा ये समझते हैं रिट्स। तो रिट्स आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हेबियस कॉर्पस की बात करें, यू मे हैव द बॉडी, क्या वर्डिंग है, यू मे हैव द बॉडी, मतलब अपन पहले इसको मैं पढ़ लूं, टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुल वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी। ये देखो ये आ गया ना प्राइवेट कस्टडी, मतलब कोई व्यक्ति है उसको अनलॉफुल तरीके से पुलिस अरेस्ट कर लेती है, एफआईआर रजिस्टर नहीं की, अनलॉफुल तरीके से उसको अरेस्ट कर दिया गया, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बताएंगे कि सर मेरे ये परिचित है, उनको पुलिस ने बिना बताए बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया, तो आपसे कोर्ट पूछेगा वो अभी है कहां, यू मे हैव द बॉडी, वो है कहां, अभी कहां, तो आपको कि सर जेल में बंद है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा या हाई कोर्ट एक लेटर भेजेगा किस जहां भी पुलिस स्टेशन में बंद है, जैसे ही वो लेटर जाएगा तुरंत उसको आदेश हो गए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कि जिस व्यक्ति को आप अभी डिटेन करे या अनलॉफुल तरीके से अरेस्ट करे उसको इस तारीख पे हमारे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। यहां बताता है डिटेन का, और प्राइवेट कस्टडी भी मेंशन है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, याद रखना ये क्रॉप्स, और ये पब्लिक लिटिगेशन मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में ये कोई भी लागू कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम हैं, मैं हूं, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है तो कोई एनजीओ या कोई थर्ड व्यक्ति नहीं कर सकता, कर सकता है क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन है। अब हम आ जा मैंडेमस में, वी कमांड, क्या वर्ड यूज हुआ है, वी कमांड, कि हम आपको निर्देश देते हैं, पढ़े, टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय अ लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल पब्लिक अथॉरिटीज। मैंडेमस भी कमांड मतलब वो आदेश दे रहे हैं कि भाई ऐसा है कि ये चीजें हैं, ये नुकसान है, तो इस वजह से ये जो चीजें मैंडेमस में बोली जाती है कि लागू की गई है कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा किया जाएगा, कब, पब्लिक ड्यूटीज बाय अ लॉ कोर्ट, ये चीज आप ध्यान रखें, ऐसा होता है। तो मैंडेमस आपको क्लियर है कि मैंडेमस क्या है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मैंडेमस में क्या होता है, परफॉर्मिंग मैंडेटरी, मतलब ये मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज के लिए बोली जाती है, मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज, कि भाई कोई मंत्री है, मंत्री साहब काम नहीं कर रहे, जैसे फॉर एग्जांपल आप गए राशन कार्ड बनवाने गए तो वो बन नहीं रहा, अब जब राशन कार्ड बनाने गए, राशन कार्ड से आपको फूड मिलेगा तो आप जी पाओगे, मतलब राइट टू लाइफ कहीं ना कहीं उस पर इंपैक्ट हो रहा है, तो कोर्ट क्या कहेगा कि भाई हाँ ठीक है, राइट टू लाइफ इंपैक्ट हो रहा है, तो वो भाई क्यों नहीं बन रहा इनका राशन कार्ड, बताइए। पर इसमें एक शर्त है, आपको ऐसा नहीं है कि आप पहले से जाके ले ले, आपको वेट, आपने अप्लाई करा है, उसके बाद अगर काम नहीं हो रहा तो आप इस रिट्स का उपयोग कर सकते हैं, ना कि आप पहले से ही ले ले और आपने एप्लीकेशन नहीं दे रखी तो कोर्ट रिट जारी नहीं करेगा। तो ये भी मिनिस्ट्रियल मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए है। अब सरसरी जो है टू बी सर्टिफाइड है, मतलब क्वैश ऑफ ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड एंड इंफीरियर ऑफ कोर्ट ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल, ये एक पूरी जुडिशियल ही के लिए है सब, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में नहीं होगी। मतलब किसी लोअर कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया और वो फैसला सुनाना नहीं था, गलत था, तो कोर्ट क्या कहेगा कि भाई फॉर एग्जांपल इस दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट को पता था वो दिल्ली हाई कोर्ट के एरिया में नहीं आता है, तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, दिल्ली हाई कोर्ट से कहेगा कि वेट करें, आपका जो फैसला ये गलत है, हम इसे कैंसिल करते हैं। ये चीज कहां से आती है, सरसरी से। सी से आप एक चीज आता है ना, सरसरी एंड क्योर, टू बी सर्टिफाइड, मतलब जो गलती हो गई है अब उसे ठीक किया जा रहा है, ठीक है। अब आ जाइए प्रोहिबिशन पे। प्रोहिबिशन भी जुडिशियली के लिए यूज होता है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, और ये मिनिस्ट्रियल वर्क के लिए और ये भी मिनिस्ट्रियल वर्क के लिए, ये तीनों एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए यूज होते हैं और ये दो जुडिशरी के लिए। बहुत अच्छे से ध्यान रखना इस चीज का। प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज को रोक लगा देना कि भाई आप ऐसा काम नहीं करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उससे वो फैसला नहीं सुनाना है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही सुना सकते हैं, तो कोर्ट पहले ही कहेगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर ये कोई मैटर आता है तो आप इससे पे सुनवाई नहीं कर सकते, आप इसे नहीं देख सकते। तो इस पे प्रोहिबिशन का मतलब होगा प्रिवेंशन। इसमें आप ये समझे प्रिवेंशन, अपन कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये वही हो गया, ये प्रिवेंशन ये क्योर। यहां गलती हो चुकी है जैसे सुधार किया जा रहा है, यहां गलती होने से रोका जा रहा है। अब क्वा वारंटो, ये क्या होता है, व्हाट इज योर अथॉरिटी, मतलब तुम्हारी क्या अथॉरिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जिले में आईएएस है, उनने यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया, अब वो आईएएस का काम कर रहा है, तो आप जाएंगे कोर्ट के पास, कहेंगे भाई वो यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकाला, उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, पर हमारे यहाँ वो आईएएस है, डीएम साहब है, तो ऐसा काम कर रहा है। तो फिर कोर्ट उनसे पूछेगा कि ये अधिकार तुम्हें किसने दिया इस सीट पे बैठने का या इस पद पे होने का, कि आप पब्लिक ऑफिस में काम कैसे कर रहे हैं। याद रखना प्राइवेट ऑफिस में नहीं कर सकता, नहीं तो आप चले जाओ और कह दो कि सर वो रतन टाटा जी के हमारे यहाँ जो टाटा रिलायंस फ्रेश हो रहा है वहां का जो हेड है वो वहां बैठा है, तो आप इस पे हमें ये रिट्स दे दीजिए को वारंटो। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वेस्ट कोर्ट का टाइम बर्बाद करने के लिए आपको उल्टी पेनल्टी लग जाएगी, इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान रखें, नहीं तो आप पेनल्टी ले ले और सजा भी हो जाए, जज बिजी शेड्यूल नाराज हो जाए। इस पूरे भारत में जो पावर है वो रियल पावर है जज के पास, नाराज हो जाए तो आपको तुरंत जेल दे दे। तो अब आप पढ़े रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच इज नॉट एंटाइटल, एंटाइटल मतलब वो उस पद के लायक नहीं है पर उस पद पे बैठ के काम कर रहा है। तो कोर्ट पूछता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, कि तुम्हारी क्या राइट है, तुम्हें किसने ये अधिकार दिया कि तुम इस चेयर पे आके बैठो। ये प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट नहीं हो सकता, ये सबके अगेंस्ट हो सकता है। याद रखना प्राइवेट कस्टडी कई बार कोर्टों ने, आप इसमें सुनेंगे ज्यादातर जेल वाला, किसमें, हेबियस कॉर्पस में, पर कई बार जो है प्राइवेट व्यक्ति के अगेंस्ट भी हो सकता है कि उसे भाई अंदर बंद कर दिया गया, तो कोर्ट ने घर में परिवार वालों ने उसको बंद कर दिया, तो कोर्ट ने उस पर भी सुनवाई की, उसे आजाद कराया। ये हमारे आर्टिकल 19, 21, 16 इन सब आर्टिकल्स के लिए देखता है, तो आप ध्यान रखें, यही मुझे समझाना था। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई, हेबियस मैंडामस और को वारंटो इस एडमिनिस्ट्रेशन वाली रिट्स है, और सर्जरी और प्रोहिबिशन जो रिट्स है वो जुडिशियली के लिए ही यूज होता है। क्योर मतलब कोई फैसला हो चुका है, अब उस फैसले को सुधार कर रहा है कि भाई ये फैसला गलत है, अब इस फैसले पे रोक लगा दी जाती। प्रोहिबिशन की अब इस चीज पे लोअर कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। अब चलते हैं आज की ओर, हम हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following was adopted from the modern dynasty in the emblem of government of India? सत्यमेव जयते, मुंडक से लिया गया उपनिषद से, हॉर्स नहीं थे, चैरियट व्हील्स नहीं थे, सिर्फ 4 लाइन्स थे, जो 4 लाइन हमारे बने रहते, 3 दिखते एक पीछे रहता, तो वो हमें शो नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, which of the following rights was described by B.R. Ambedkar as the heart and the soul of the constitution? आ गया वो क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, अब आप आंसर दे दोगे। अब भी कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, पर मुझे मैं बता रहा हूं तब भी आंसर चाहिए। रिलीजन ऑफ रिलीजन टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं, एक्टिविटीज। राइट टू प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं, ये तो अब लीगल राइट है, इसको डिलीट कर दिया गया है। राइट टू इक्विटी, इक्वेलिटी होगा, सॉरी, राइट टू इक्वेलिटी नहीं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज मतलब आर्टिकल 32, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 की बात है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है आपके फंडामेंटल राइट अगर ब्रीच होते हैं, तो यही है ना रिट्स, इसीलिए तो है फंडामेंटल ब्रीच, आपके राइट्स ब्रीच हो रहे हैं। चलिए तो फिर आज की क्लास के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और साथ साथ इंदौर डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे लगातार। जय हिंद।